तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल एक पल को तो मैच ने एक तरह से एकदम धड़कनें ही रोक दी थी। अच्छा खासा ऑस्ट्रेलिया को पहले 199 पे ऑल आउट कर लिया। 200 रन का टारगेट चेन्नई में को मुश्किल नहीं था, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 250 प्लस बना लेगी। लेकिन हमारे तीनों स्पिनर ने बड़ा अच्छी गेंदबाजी की, अश्विन, जडेजा और कुलदीप यादव ने। अब 200 का टारगेट बहुत बड़ा नहीं था जिस तरीके के स्कोर हो रहे हैं, हालांकि पिच वैसी नहीं थी, लेकिन जो शुरू के 2 ओवर और 3 विकेट, रोहित शर्मा, उससे पहले ईशान किशन और फिर श्रेयस अय्यर, तीनों बिना खाता खोले हुए लौट गए, तीनों 0। अब सोचिए कि 4 रन पे 3 विकेट, 200 रन बहुत बड़ा लगने लगा। लेकिन फिर वही है, कमाल कोहली और फिर केएल राहुल, और दोनों ने जो बल्लेबाजी की, तब जान में जान आई और वर्ल्ड कप का खाता जो है वो अच्छे से खुला। ऑस्ट्रेलिया को अब हम हरा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया को हराने का मतलब है कि हमारे इस ग्रुप में 3-4 तो बड़ी कमज़ोर टीम है। तो एक 14 को अगर पाकिस्तान को भी हरा दिया तो सेमीफाइनल तो एक तरह से अपना पक्का है, क्योंकि नीदरलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन सबको तो हरा ही देंगे आराम से। तो खैर, ये रही मैच की बात। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। जिस देश की खुफिया एजेंसी, जिसके बारे में लोग मिसालें देते हैं, पता नहीं कितनी कहानियां मैंने आपको सुनाई, बहुत सारी कहानियों की आप फरमाइश करते हैं कि मोसाद की कहानी सुनाइए। वो मोसाद भी नाकाम हो गई। मोसाद को पता ही नहीं चला कि उनके देश पर इतना बड़ा हमला होने जा रहा है, और इसको लेकर उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर मोसाद का ध्यान कहाँ था, मोसाद से ऐसी चूक कैसे हो गई। वो इजराइल, जिसका ये दावा है कि उसके पास एंटी रॉकेट मिसाइल है, जो अगर कोई 100 रॉकेट उसके ऊपर फेंके इजराइल पर तो 90 को तो वो मार गिराएगा, इतना सटीक। और ये हुआ भी, पिछली बार देखा गया। लेकिन इस बार इजराइल के वो एंटी जो रॉकेट मिसाइल थे वो भी नाकाम हो गए, और एक ऐसा हमला हुआ जो पिछले 50 सालों में इजराइल पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला है। तो ये हमला क्यों हुआ, किस मौके पर हुआ, कैसे हुआ, और सबसे बड़ी बात वही कि इस हमले के पीछे की वो 35 एकड़ जमीन है क्या, जिसके लिए आज से नहीं बरसों से लड़ाई चल रही है। तो पेश है पूरी कहानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी इस जंग की, जिसको पिछले 3 दिन हो चुके हैं। 7 अक्टूबर की बात है। पूरी दुनिया रात को सो रही थी, और इजराइल में तब तड़के सुबह सुबह का वक्त था, 3-4 बज रहे होंगे। ठीक उसी वक्त अचानक इजराइल के अनगिनत ठिकानों पर एक के बाद एक रॉकेट आकर गिरने लगते हैं। एक साथ इतने रॉकेट गिरे कि खुद इजराइल को भी समझ में नहीं आया। कहते हैं कि अराउंड 5000 से 7000 रॉकेट, 5 से 7000 रॉकेट इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर, बस्तियों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन पर बरसाए गए। और उस वक्त इजराइल सो रहा है। वजह यह थी कि उस दिन इजराइल में छुट्टी भी थी, और बहुत बड़ा मौका था इजरायलियों के लिए। मौका यह था कि पूरा इजराइल छुट्टी मना रहा था, एक जश्न मना रहा था, और इस जश्न का नाम था, इस हॉलिडे जो दिया गया था, सिमचैट तोरा। तोरा यहूदियों या ज्यूज की रिलीजियस बुक को कहते हैं, धार्मिक जो ग्रंथ है उनका। तो उनके यहाँ एक अपना कस्टम है, वो ये है कि ये तोरा जो बुक है उनका रिलीजियस, इसको 3 साल में एक बार पूरा कंप्लीट करना होता है। और जब ये कंप्लीट होता है, मतलब हर एक को पढ़ना होता है, और जब ये पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद एक तारीख तय होती है, जिसको कहते हैं सिमचैट तोरा। और उस दिन इसी में कि सभी ने पूरा पढ़ लिया तो उसके लिए देश में छुट्टी हो जाती है। तो 7 अक्टूबर को छुट्टी, क्योंकि सिमचैट तोरा पूरा हो चुका था, जश्न मनाया गया, बाकी जश्न मनना था। लेकिन जश्न मातम में बदल गया। उसकी वजह यह थी कि इससे पहले कि इजराइल के लोग सोकर उठते, अचानक उनके घरों पर, उनके छतों पर आसमान से रॉकेट बरसने लगा। अब 5-7 हजार रॉकेट। देखते ही देखते अलग अलग इलाकों में बहुत सारे लोग मारे गए। करीब गिनती हुई तो 700 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। बहुत सारे, ज़्यादातर बेकसूर, जिनका कोई मतलब नहीं है। अब जब पता चला कि हमला कहाँ से हुआ, तब इजराइल ने भी पलटवार किया। हमला वहीं पुराने इलाके से, जो फिलिस्तीन कुल मिलाकर अब 2 हिस्सों में बटा है, आगे मैं बताऊंगा आपको, एक गाज़ा और एक वेस्ट बैंक। गाज़ा में हुकूमत है इस वक्त हमास की,
हमास एक ऐसा संगठन है जिसका जन्म 1987 में हुआ था और इसका मकसद ही है फ़लस्तीन को इजराइल से पूरी तरह मुक्त कराना या इजराइल को इजराइल से भगाना और उस पूरे इलाके पर इस्लामिक हुकूमत कायम करना जो पहले था उनके। तो पूरी दुनिया ने इजराइल को मान्यता दे दी, लेकिन हमास ने मान्यता नहीं दी है। उसका मानना है कि आज भी हमारे देश की सरजमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। दुनिया के ज़्यादातर देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा, जिसमें अमेरिका भी है। लेकिन उसी हमास की हुकूमत है गाज़ा में, जैसे अफगानिस्तान में आजकल तालिबान की हुकूमत है, जिसे पूरी दुनिया के तमाम देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। तो उसी गाज़ा से ये सारे रॉकेट बरसे, पलट के इजराइल ने भी रॉकेट बरसाए। 300 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो गई। कुल मिला के 3 दिनों में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये जंग अभी जारी है। अब आने वाले दिनों में और ये तनाव बढ़ेगा। लेकिन ये खबरें तो आप सब कुछ देख रहे हैं। तो ये एक जंग की शुरुआत हुई, इस तरीके से हमला हुआ 7 अक्टूबर को। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मोसाद इस हमले के बारे में, जो पहले से अक्सर मोसाद के बारे में माना जाता है, देश के बाहर उसके दुश्मन क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी इकट्ठा करके अपने देश को बताना, तो मोसाद इस बार नाकाम रहा। और ये मोसाद के लिए बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि उम्मीद यही की जाती है कि मोसाद अपने दुश्मनों के पल पल की खबरें जुटाएगा। लेकिन इतना बड़ा हमला हुआ और मोसाद को कानो कान खबर नहीं हुई। दूसरा, उनका एंटी रॉकेट मिसाइल जो है वो नाकाम हो गया। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से अब इजराइल के गवर्नमेंट, वहाँ नेतन्याहू, उन्होंने सारे जो अपोजिशन के लोग हैं उनको भुला कर एक इमरजेंसी गवर्नमेंट के तौर पर कहा है कि कैसे इस हमले को रोकें और कैसे बदला लें। तो अब आने वाले दिनों में बदले की कार्रवाई भी होगी। अब ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन सवाल है जो वही मैंने शुरू में कहा कि इन दोनों के बीच ये जंग और ये लड़ाई क्यों? सिर्फ 35 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा है जिसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लड़ रहे हैं। एक रिसर्च किया है मैंने, उसमें यह है कि पूरी दुनिया जो है हमारी धरती, समंदर को छोड़ दीजिए, 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन है। मतलब 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन पर ये पूरी दुनिया बसी हुई है, समंदर के छोड़कर। अब 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन है जिसपे 7 अरब से ज्यादा इंसान रहते हैं। इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख में से सिर्फ 35 एकड़ जमीन के टुकड़े के लिए बरसों से 2 देश लड़ रहे हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि दूसरी तरफ ये भी है कि हम इंसान ऐसे हैं कि ये तो 35 एकड़ है। एक छोटे से घर, एक रूम के फ्लैट के लिए भी सगे सगे एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, जान ले लेते हैं। तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन ये 35 एकड़ ज़मीन है क्या? पूरी कहानी, हालांकि एक बार मैंने पहले कुछ किस्तों में सुनाई थी, लेकिन आज आपको डिटेल में कहानी ये ऐसी सुनाऊंगा कि इसके बाद आपको ABCD सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। क्योंकि इसके लिए मैंने खुद इसको जब पढ़ा तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट जागा। तो ये है क्या? यहूदियों का अपना कोई देश नहीं था 1948 से पहले, हम सब जानते हैं। लेकिन यहूदियों की आबादी हर जगह बिखरी पड़ी थी। जहां पे फिलिस्तीन है और आज इजराइल है, यहां हमेशा फिलिस्तीनी रहा करते थे। कई बार इस जगह पर ईसाइयों का कब्जा हुआ, लेकिन लास्ट में ये जो पूरा फिलिस्तीन का इलाका है, खासतौर पर जो 35 एकड़ जमीन का टुकड़ा है, उस जगह पर जो मुसलमानों का कब्जा हुआ है 1187 में, 1187 जंग हुई ईसाइयों के साथ, वो जंग जीत गए और ये पूरे इलाके पर अब इनका कब्जा था, फिलिस्तीन पर। और उसमें वो 35 एकड़ ज़मीन भी थी। ये 35 एकड़ ज़मीन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है यरूशलेम। उसी यरूशलेम में ये 35 एकड़ की ज़मीन का एक टुकड़ा है और उस टुकड़े के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कोई मामूली टुकड़ा नहीं है। ये 35 एकड़ ज़मीन एक साथ 3 धर्मों के लिए, मतलब आन बान शान जान हर एक की बात है। कोई भी यहाँ समझौता नहीं करना चाहता, कोई भी झुकना नहीं चाहता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी धर्म की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, मान्यताएं हैं। तो पूरी 35 एकड़ ज़मीन की सच्चाई क्या है आपके सामने पेश है।
यरूशलेम में जो 35 एकड़ की ज़मीन का ये इलाका है, इसको मुस्लिम हरम अल शरीफ बुलाते हैं, जबकि जो ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, वो टेम्पल माउंट कहते हैं। और उसी के तरीके से क्रिश्चियन के लिए भी ये 35 एकड़ ज़मीन ईसाइयों के लिए एक बहुत बड़ी इबादतगाह है, एक धार्मिक स्थल उनके लिए। तो ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, इन तीनों के लिए यरूशलेम में ये 35 एकड़ ज़मीन इसीलिए है क्योंकि तीनों की अलग अलग मान्यता है। अब क्यों है ये? हरम अल शरीफ जो है मुसलमानों के लिए, या फिर जो माउंट, टेम्पल माउंट है, वो यहूदियों के लिए, फिर क्रिश्चियन के लिए भी। तो इसको सिलसिलेवार समझ लीजिए, क्यों है ये। असल में जो मुस्लिम दावा है, मुसलमानों का अपना जो मान्यता है इस 35 एकड़ की ज़मीन को लेकर, यरूशलेम के मौजूद बीच में जो है, उनका ये कहना है कि उनके लिए मुसलमानों की जो अपने लिए 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पाक पवित्र जगह है पूरी दुनिया में, 3, इनमें से 2 सऊदी अरब में है, एक मक्का और एक मदीना, ये हम सब जानते हैं। मक्का और मदीना के बाद जो तीसरी सबसे पवित्र और पाक जगह है वो है हरम अल शरीफ, जो कि इसी फ़िलिस्तीन में है, जिस 35 एकड़ की ज़मीन पर जो आता है। अब मुस्लिम के लिए क्यों ये जगह मायने रखती है, क्यों इस जगह से उनको इतना लगाव और प्यार है, क्या धार्मिक मान्यताएं हैं? तो उसकी वजह ये है कि ये कहा जाता, और मुस्लिम मान्यताएं हैं, और बल्कि मुस्लिम जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसमें मेंशन, उसमें लिखा, उसमें ये है कि जो लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, वो मक्का से जहाँ पहुँचे थे यरूशलेम, और यरूशलेम में जिस जगह पर उनके कदम पड़े थे पहली बार, वो जगह यही हरम अल शरीफ है। और कहते हैं कि फिर यहाँ से वो सीधे जन्नत के लिए कूच कर गए, जन्नत चले गए। तो ये हो गया कि मक्का मदीना के बाद पहली बार एक जगह पर उनके कदम पड़े, और ये अब जगह बड़ी अहम हो गई। तो ये उसके बाद ये हुआ कि उसी जो हरम अल शरीफ है, वहाँ पे एक मस्जिद बनी इसी वजह से, और उस मस्जिद का नाम रखा गया अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा इसका मतलब होता है तो बहुत दूर से, तो अल अक्सा मस्जिद ये उसी यरूशलेम में 35 एकड़ की ज़मीन के हिस्से पर है। अब अल अक्सा की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड उनके कदम पड़े वहाँ, और फिर जिस जगह से वो यरूशलेम में जन्नत के लिए रवाना हुए थे पैगंबर मोहम्मद, वहाँ पे एक और इसी अल अक्सा मस्जिद के करीब ही है, वहाँ एक और इमारत बनी, एक सुनहरे रंग की इमारत है वो, वहाँ पर तस्वीरों में भी आप देखेंगे गुंबद है उस पर, और उसका नाम रखा डोम ऑफ द रॉक। तो एक अल अक्सा मस्जिद और एक डोम ऑफ द रॉक। डोम ऑफ द रॉक इसलिए कि वहाँ से वो जन्नत के लिए रवाना हुए। तो ये 2 चीज़ें मुस्लिम मान्यताओं और कुरान के हिसाब से मुसलमानों के लिए इसी वजह से इसकी अहमियत है, धार्मिक मान्यताएं, कि ये बड़ी उनके लिए पाक और पवित्र जगह है। तो अल अक्सा मस्जिद बन गई, और ये डोम ऑफ द रॉक है वहाँ पर। तो अब वो इस जगह को इतना पवित्र मानते हैं कि इस जगह को छोड़ नहीं सकते, और मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास जगह हो गई। तो ये अपना उनका दावा, मुसलमानों का पक्ष ये है, इस वजह से वो उसके ऊपर अपना दावा करते हैं। अब यहूदियों का क्या दावा है? यहूदी भी इसी 35 एकड़ की ज़मीन, जो 35 एकड़ की है और जिसे हरम अल शरीफ कहा जाता है, उसमें यहूदियों का मान्यता, उनका कहना दूसरा है। उनका कहना है कि ये जो 35 एकड़ की ज़मीन है, इसी में एक टेम्पल माउंट है। जैसे उधर हरम अल शरीफ है, इधर यहूदियों ने उसका नाम रखा टेम्पल माउंट। उनका कहना है कि ये टेम्पल माउंट वो जगह है जहाँ उनके ईश्वर ने मिट्टियों को सहेज कर रखा था, और तो वो अपने आप में हो गई। और फिर उनका कहना है कि यहीं पे एडम का जन्म हुआ। और यहूदियों की मान्यता ये भी है कि ये वही जगह है, टेम्पल माउंट, जहां पर अब्राहम से यहूदियों के खुदा ने, जो उनकी अपनी पूरी मान्यता के हिसाब से, वो ये है कि कुर्बानी मांगी। तो अब्राहम के 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम था इसाक और एक बेटे का नाम था इस्माइल। अब्राहम ने खुदा के कहने पर अपने बेटे इसाक को कुर्बान करने के लिए, मतलब कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए,
और इसके बाद वो इसी टेम्पल माउंट पर कुर्बानी दे रहे थे अपने बेटे की, लेकिन तभी फरिश्ते ने उनके बेटे को एक भेड़ के रूप में बदल दिया, और या दुम्बा भी कहते हैं कई लोग। तो इस वजह से जो कुर्बानी थी वो इसाक की होनी थी, लेकिन हुई नहीं। तो ये जगह यहूदियों के लिए भी उस हिसाब से बड़ी हो गई कि उनके एक तो ईश्वर ने यहाँ मट्टी सहित कर रखी, और फिर अब्राहम वाली बात आ गई। अब सिर्फ इतना ही नहीं उनकी मान्यता, इनके आगे ये है कि जिस इसहाक को कुर्बानी देने के लिए अब्राहम ने तैयारी की थी, उस इसहाक का बाद में एक बेटा हुआ, और उस बेटे का नाम जैकब रखा, और जैकब को लोग इज़राइल के नाम से भी पुकारते थे। तो इसहाक का एक बेटा, बेटे का नाम जैकब, और जैकब का दूसरा नाम इज़राइल। आप यहां से इज़राइल की कहानी समझ लीजिए। तो बाद में इज़राइल या जैकब के 12 बेटे हुए, और उन 12 बेटों के जो नाम रखे गए वो थे 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। यहूदियों की मान्यता यह है कि बाद में इन्हीं कबीलों के अलग अलग जो इनकी पुश्तें चली, उन्होंने ही एक यहूदी देश बनाया। और जब वो उन्होंने यहूदी देश बनाया तो उसके बाद उनके अपने देश की एक शुरुआत हुई, और उस वक्त जो है उसको लैंड ऑफ इज़राइल कहा गया पुराने दौर में। बाद में धीरे 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 वही लैंड ऑफ इज़राइल का नया नाम 1948 में इज़राइल पड़ा। तो इज़राइलियों की ये मान्यता है कि उनके लिए ये टेम्पल माउंट क्यों अहमियत है धार्मिक लिहाज से। तो अब मुसलमानों के बाद इज़राइलियों का दावा आ गया। अब आते हैं ईसाइयों का दावा, जो क्रिश्चियन है। अब यहाँ तीसरा रिलीजन, एक जगह 35 एकड़ ज़मीन और 3 दावेदार। तो मुस्लिम और यहूदी के बाद अब क्रिश्चियन की मान्यता ये और दावा ये है कि जो ईसा मसीह थे, उन्होंने इसी 35 एकड़ की ज़मीन पर एक जगह खड़े होकर उपदेश दिया था, और इसी 35 एकड़ की ज़मीन के टुकड़े पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, और इसी 35 एकड़ ज़मीन के टुकड़े पर वो दोबारा जिंदा हुए, और इसी 35 एकड़ की ज़मीन पर वो वापस जब जिंदा होकर आएंगे तो इसका एक महत्व होगा। तो अब सूली पे यहीं चढ़ने की बात, उपदेश भी यहीं देने के बाद, सूली पे चढ़ने के बाद फिर से जीवित होने की यहीं से बात, और दोबारा जब वो लौटेंगे धरती पर तो फिर यहीं से एक इस जगह की अहमियत। तो ये हो गई क्रिश्चियन की। तो मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन तीनों, और 35 एकड़ की ज़मीन का ये टुकड़ा जिसके ऊपर तीनों की मान्यता है। अब सवाल ये कि जब ये ज़मीन इतनी इंपॉर्टेंट है धार्मिक नज़रिए से 35 एकड़ की, तो इस पर कब्जा किसका है? क्योंकि यह है इजराइल और फिलिस्तीन में, तो फिलहाल इस पर कब्जा किसका है? तो इसकी भी एक अजीब कहानी है, और इसी कहानी की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और कब्जा छोड़िए, जो धार्मिक स्थल है इसकी देखरेख कौन करता है? हम सब देखते हैं ना कि हम कहीं गुरुद्वारे हों, किसी आप मस्जिद में हो, मंदिर में हो, या किसी अलग और धार्मिक जगहों पर जाएं, तो देख रेख कोई कुछ करता है। तो यहाँ कौन करता है? 1187 में जब मुसलमानों ने यहाँ पे कब्जा किया, तो उसके बाद इस हरम अल शरीफ की देख रेख और ये सारी चीज़ों की मुस्लिम जो इस्लामिक ट्रस्ट थी, एक तरह से वक्फ कहें हमें, उनके जिम्मे थी। तो वही लोग करते आ रहे थे 1187 से, और ये सिलसिला 1948 तक चलता रहा, मतलब करीब करीब 8-9 साल, 900 साल। लेकिन फिर हुआ ये कि 1948 में अंग्रेज़ों ने, बाद में इस पे जो पूरा फ़िलिस्तीन का एरिया अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, जैसे हमारे देश पर था, कई सौ साल हुकूमत की तो फ़िलिस्तीन पे भी की, और ये पूरे इलाके में फ़िलिस्तीनी ही रहते थे, फ़िलिस्तीनी लोग, कुछ यहूदी शरणार्थी भी रहते थे। लेकिन 1948 में हमारे को अंग्रेज़ों ने आज़ाद किया था 47 में, लेकिन जाते जाते हमारे 2 टुकड़े कर दिए थे, इंडिया और पाकिस्तान बना दिया। अंग्रेज़ों ने यही खेल फ़िलिस्तीन में किया। 1948 में जब वो गए मई में, तो उन्होंने फ़िलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए, एक बनाया फ़िलिस्तीन और एक बना दिया इज़राइल। उन्होंने इस टुकड़े को ऐसे ही नहीं किया, बल्कि बाकायदा इसके लिए उन्होंने ज़मीन भी बांटी कि ये पूरा इज़राइल या फ़िलिस्तीन है, इसमें किसके हिस्से में कितना आएगा। तो जब टुकड़े किए गए, तो चूँकि उस वक्त फ़िलिस्तीनियों की आबादी वहाँ ज़्यादा थी और फ़िलिस्तीनी शुरू से रह रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने
48% जो ज़मीन का टुकड़ा था वो फ़िलिस्तीन को दे दिया। 48% पूरे ओवरऑल ज़मीन का टुकड़ा फ़िलिस्तीन को, 44% ज़मीन का टुकड़ा इजराइल के हिस्से में गया। अब 48 और 44 तो आप कहेंगे 100 तो हुआ नहीं, तो बाकी किसके हिस्से में गया? तो वही बाकी हिस्सा आज भी फसाद की जड़ है। दोनों देशों के बीच जो लड़ाई होती है वो ये हुआ कि जब मई 1948 में इजराइल पहली बार आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों ने टुकड़े करके दे दिए, तब उसने अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। अब आज़ाद देश घोषित करने के बाद इजराइल ने कहा कि हम अपना जो कैपिटल है, राजधानी है, यरूशलेम को बनाएंगे। अब इसके ऊपर झगड़ा हो गया, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों ने कहा कि भाई ये तो हमारी धार्मिक जगह है, हम बनाएंगे अपनी राजधानी। फ़िलिस्तीन ने कहा, इजराइल ने कहा हम बनाएंगे। बात बढ़ गई, झड़पें शुरू होने लगी। तब दुनिया भर के बाकी देशों को इसमें बीच बचाव करना पड़ा और आखिरकार ये मामला यूएन में गया, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र ने एक फैसला लिया। उसने देखा कि ये जो 35 एकड़ की ज़मीन का पूरा मसला है, इसमें एक नहीं 3 धर्म शामिल हैं, यहूदी भी हैं, मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। तो कोई एक अगर इस पर अपनी राजधानी बना ले तो पूरी बपौती हो जाएगी, तो ये तो चलेगा नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये जो हमने 2 टुकड़े किए हैं, अब तीसरा टुकड़ा भी कर देता हूँ। अब संयुक्त राष्ट्र ने इसके बाद एक और टुकड़ा कर दिया, फ़िलिस्तीन या इजराइल का, बल्कि फ़िलिस्तीन का, और एक टुकड़ा जो किया वो कर दिया यरूशलेम का। और यरूशलेम में ये जो 35 एकड़ की ज़मीन में तीनों धर्मों की जो आस्था है, जहाँ पर उन्होंने कहा नहीं, फ़िलिस्तीन के पास होगा और ना इजराइल के पास होगा, बल्कि इसकी देखरेख संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन करेगा। अब यूनाइटेड नेशन ने ये अपने कब्जे में ले लिया। अब वहाँ यूनाइटेड नेशन के सारे रिप्रेजेंटेटिव और बाकी लोग पहुँच गए, तो अब ये संयुक्त राष्ट्र के अधीन हो गया, ये 35 एकड़ वाला मामला। लेकिन ये हो गया, चलो अधीन तो हो गया, लेकिन भाई वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो उसकी देखरेख कौन संभालेगा? तो फिर इस पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से और इन सब देशों को मिलाकर मीटिंग हुई। तो ये हुआ कि इस हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट, इसकी पूरी मैनेजमेंट, प्रबंधन, इसकी जिम्मेदारी एक तीसरा देश करेगा, और वो देश बना जॉर्डन। तो है ये फ़िलिस्तीन और इजराइल की सरजमीन पर ये 35 एकड़ की ज़मीन, लेकिन इस पे इसका इंतज़ाम संभालता है एक तीसरा देश, जॉर्डन। तो इसमें बड़े ऐसे सारे मतलब अजीब अजीब उलझने हैं या घालमेल टाइप की चीज़ें हैं। तो अब चला गया जॉर्डन के पास। अभी तक उससे पहले 48 से पहले ये था कि हरम अल शरीफ का जो 1187 से 1948 तक ये था कि इसमें सारे धर्म के तो लोग की अलग अलग मान्यता थी, लेकिन इस इलाके में नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं थी। मतलब सिर्फ मुस्लिम ही जा सकते थे, नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते थे। इसके बाद 1967 में फिर भी चूँकि जो कट्टरपंथी लोग थे दोनों तरफ से, यहूदियों की तरफ से और मुस्लिम की तरफ से, उन्होंने इस समझौते को, यूएन को, ये सब माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारा पूरा फ़िलिस्तीन है, और इजरायली कहते थे ये पूरा हमारा है। तो एक 6 दिन की जंग हुई थी, आपको पता होगा, मैंने सुनाया भी था। उस 6 दिन की जंग में इजराइल ने फ़िलिस्तीन के एक बड़े कब्जे पर, हिस्से पर कब्जा कर लिया, और उसमें ये 35 एकड़ वाली वो जगह भी थी। अब जब कब्जा हुआ तो लगा कि पूरी दुनिया की जो मुस्लिम कंट्री है वो भी इसके ख़िलाफ़ हो जाएगी, क्योंकि इजराइल शुरू से कह रहा था कि वो अपनी राजधानी उसी को बनाना चाहता है। लेकिन फिर बीच में सारे आए, यूएन आया, उसके बाद समझौता हुआ कि नहीं, ये आप राजधानी बनाओगे ना, आपके कब्जे में रहेगा। समझौता फिर ये हुआ कि ठीक है, जो अब तक नॉन मुस्लिम की एंट्री यहाँ नहीं थी, अब यहाँ पर यहूदियों को भी आकर उस माउंट, टेम्पल माउंट के आके दर्शन करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन ये थी कि वो वहाँ पूजा पाठ नहीं करेंगे। तो असल में एक दीवार जैसी है जो यहूदियों ने बनाई थी। उन्होंने एक पहला टेम्पल बनाया था बहुत मतलब सदियों पहले, उसको दुश्मनों ने तोड़ दिया। फिर उन्होंने उसका नाम रखा था फर्स्ट टेम्पल, फिर दूसरा बनाया, उसका नाम रखा था सेकंड टेम्पल। और उस सेकंड टेम्पल के एक ख़ास हिस्से में उसको कहते थे होली ऑफ होलीज़। वो एक ऐसा जगह था सेकंड टेम्पल में जिसको यहूदी सबसे पवित्र जगह मानते थे, और ये इतना पवित्र मानते थे कि वो अपवित्र ना हो जाए वो जगह। सिर्फ जो बड़े ख़ास सबसे पुजारी थे उनको छोड़कर किसी की एंट्री तक नहीं थी वो होली ऑफ होलीज़ वाली जगह पर।
तो यहूदियों को ये तो पता था कि एक इस टेम्पल के अंदर होली ऑफ होलीज है, लेकिन वो किस हिस्से में है, कहाँ पर है, कैसा दिखता है, नहीं मालूम, क्योंकि आम यहूदियों को भी वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं थी। तो उस सेकेंड टेम्पल को भी 1970 में गिरा दिया गया, रोमन ने गिराया। जब वो गिरा दिया गया तो उसके बाद दूसरी बार गिरा, लेकिन एक दीवार उसका रह गया, वो दीवार ढहने से बच गया। तो उस दीवार को आज भी वो सलामत है और वो दीवार वहीं है, उसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं यहूदी। लेकिन वो दीवार जहाँ पर है, वो दीवार के किस अहाते का हिस्सा है, क्या वो होली ऑफ होलीज का है, ये किसी को नहीं मालूम, यहूदियों को भी नहीं मालूम। इसलिए नहीं मालूम कि उनमें से किसी ने आज तक होली ऑफ होलीज देखा ही नहीं, क्योंकि जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन वो दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं, और वो वेस्टर्न वॉल उनके लिए बड़ी अहमियत है। तो खैर, उसके बाद ये हुआ कि अब वहाँ पर जाके यहूदी दर्शन कर सकते हैं, पूजा नहीं करेंगे। अब इस समझौते के बाद यहूदी जाने लगे, लेकिन वो जब जाते तो वो बाहर खड़े होते, तो जो कट्टरपंथी होते मुस्लिम, वो उनके ऊपर पत्थर बरसाते। ये बात धीरे धीरे इजरायलियों को पता चली, फिर वो भी वहाँ पे पुलिस और वो सारी, चूँकि उनका तो कब्जा था, तो वो शहर में उस 35 एकड़ की ज़मीन को छोड़कर, उस 35 एकड़ की ज़मीन जहाँ पर ये पवित्र, उसमें ये भी है कि चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, कोई भी, वो हथियार लेकर नहीं जा सकते। तो इसीलिए वहाँ पे इजरायली फोर्स भी जो होती है ना, वो डंडा या इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये समझौता हुआ है। तो उधर से पत्थर बरसते हैं, इधर से भी पत्थर बरसते हैं। तो इसको लेके ये लड़ाई चलती रही और इसको लेके कई जंग हुए। लेकिन बाद में जब जंग बहुत सारे हुए, तो उस जंग के दौरान इजराइल जो है धीरे धीरे फ़लस्तीन के ज़मीन पर कब्जा करता गया। जिस फ़लस्तीन के पास कभी मतलब 48% ज़मीन का हिस्सा था, 1956, फिर 67, फिर 73 और 82 में जो इजराइल और फ़लस्तीन में जंग हुई, उसके बाद धीरे 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 फ़लस्तीन की जो ज़मीन है वो घटती गई, और आज की डेट में 1948 में फ़लस्तीन के पास 48% ज़मीन पूरा हिस्सा था और इजराइल के पास 44। लेकिन आज की तारीख में 2023 में फ़लस्तीन के पास सिर्फ 12% ज़मीन बचा है। मतलब बाकी के 48 में से करीब 36% ज़मीन इजराइल के अब कब्जे में है। तो इसीलिए लड़ाई चल रही है। अब इजराइल के पास बचा भी है सिर्फ 2 इलाका, बल्कि फ़लस्तीन के पास एक गाज़ा और एक वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक बड़ा पीसफुल एरिया, वहाँ इतना कुछ होता नहीं। गाज़ा गर्म रहता हमेशा। उसकी वजह ये है कि गाज़ा में अब कंट्रोल जो है वो हमास का है। हमास वो जिसे दुनिया के ज़्यादातर देश आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, लेकिन हमास खुद को फ़लस्तीन की आज़ादी का लड़ाका मानता है और वो कहता है कि इजरायलियों का यहाँ कोई कब्ज़ा नहीं, कोई अधिकार नहीं, ये पूरी फ़लस्तीन की ज़मीन है और हम इजराइल को यहाँ से बाहर निकालेंगे। और इसीलिए हमास जब तक गाज़ा से इसराइल के ऊपर हमला करता है और लड़ाई लड़ता रहता है। अब हमास की मदद कौन करता है? तो ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा इधर ईरान से, उधर मिस्र से लगा रहता है। तो जितने रॉकेट वॉकेट हैं वो ईरान से मिलता है, और ये दुनिया में खुले तौर पर सबको पता है कि ईरान सपोर्ट करता है हमास को। तो हमास उनकी मदद से ये सारी चीज़ें करता है, और हमास का अब गाज़ा पर कंट्रोल भी हो गया, वहाँ पे वो सत्ता में ही एक तरह से। तो इसीलिए गाज़ा से सबसे ज़्यादा खतरा इजराइल को होता है। इस बार भी जो हमला हुआ हमास नहीं किया है, वेस्ट बैंक से ऐसा कुछ नहीं होता। अब हमास के बाद एक और जिसे दुनिया में आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, हिजबुल्ला, वो भी इस जंग में कूदने के लिए ऐलान कर चुका है। तो अब वो भी पहुंचेगा। जबकि यहाँ दूसरी सच्चाई एक ये भी है कि फ़लस्तीन उन दुनिया के कुछ देशों में से एक है जिसकी अपनी कोई सेना नहीं है, कोई आर्मी नहीं है। और ये इसलिए है कि ये समझौता हुआ था जब इजराइल और फ़लस्तीन का बंटवारा हुआ, तो ये सारे 35 एकड़ की ज़मीन था ही बाकी। तो ये इजराइल ने शर्त रखवाई थी कि कोई आपकी आर्मी नहीं होगी, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। जबकि इजराइल दुनिया के टॉप 10-20 ताकतवर देशों में से एक है। हालांकि वो ओपनली नहीं कहता कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन कहते हैं कि है। तो उसका डिफेंस बजट सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि कुल मिलाकर 90 लाख की आबादी है सिर्फ यहूदियों की, जो इजराइल में है, और पूरी दुनिया में 90 लाख। लेकिन उनकी अपनी जो फ़ौज है करीब 1.5 से 1,80,000 के करीब फ़ौज है। इसके अलावा 30 लाख ऐसे फ़ौज है जो हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। वजह यह है कि इजराइल में स्कूल में ही हर बच्चे को बाकी सिलेबस के साथ साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ
आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसीलिए 30 लाख ऐसे लोग हैं जो हर वक्त अपने देश के लिए कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो 90 लाख, उसमें से 30 लाख लड़ने के लिए तैयार है। 1.5 लाख की टोटल उनकी आर्मी है, लेकिन उनके पास बाकी सब कुछ है। इधर दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन के पास कोई अपनी सेना नहीं है, और इसीलिए कई बार आप तस्वीरों में देखते होंगे पत्थरों से हमला करते हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन के बिहाफ पर हमास वो अक्सर इजराइल से उलझता रहता है, और इस बार भी वही हुआ। 50 साल पहले ऐसा ही मौका था, सेम यही, जब उसने हमला किया था। उस वक्त सबसे ज़्यादा तबाही मची थी इजराइल में, और एक बार फिर 50 साल बाद 7 अक्टूबर को ऐसे ही हमला हुआ। लेकिन इस हमले के बाद बाकी चीज़ें तो होंगी। एक चीज़ है कि अब वो इजराइल को फिर से देखना सोचना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि उसकी दुनिया में जिसकी नामचीन खुफिया एजेंसी मोसाद, वो कैसे फेल हो गई, वो कैसे नाकाम हो गई। ये खबर ये भी आ रही है कि इजराइल का ज़्यादातर ध्यान अपने पड़ोसी ईरान और उसके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसकी तरफ पूरा फोकस है। सारे अपनी ताकत वहीं झोंक रखी है, और शायद इसीलिए मोसाद इस तरफ से बेखबर रहा कि इधर भी कुछ हो सकता और इधर हो गया। लेकिन जो भी हुई, एक बड़ी फेलियर है न सिर्फ मोसाद की, बल्कि उनके एंटी रॉकेट मिसाइल सिस्टम की भी। और इसको लेके वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है इजराइल में, वो अभी से नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। इसीलिए नेतन्याहू ने कहा अब इस वक्त राजनीति का वक्त नहीं है, सारी पार्टियां मिलते हैं और इसका मुकाबला करते हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में बताएं। तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी इसमें मिल चुकी होगी। और कैसी लगी, कुछ गलती हुई तो वो भी बताइएगा, कुछ नहीं हुई तो भी बताइएगा। तो लास्ट में वही अपना सिलसिला, आज रोहन इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रोहन। और ये रमा एंड राजू के बेटे हैं। साथ ही दिव्येश मकवाना, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिव्येश जी। और ये जीवन मकवाना जी के पिताजी हैं। इसके अलावा दिशान उर्फ चुन्नू, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चुन्नू। और ये भेजा है पुनीत यादव, अवनी और नानी नाना ने इनके। विनोद मुकाम, विनोद मुकाम वैष्णवी, इनका भी है, बल्कि विश्नोई, सॉरी। तो विनोद मुकाम विश्नोई का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विनोद। और ये भेजा है रामपाल जट ने। साथ ही अदनान खान, इनका 8th को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अदनान। साथ ही निर्मल कुमार सिन्हा जी, थैंक यू सो मच, आपने जो मेल लिखा, आपके प्यार के लिए। इसके अलावा निशा सिंह सितारे, साथी निशांत शर्मा, बल्कि निशात शर्मा, साथी GS संधू और बिट्टू कुमावत, इन सभी ने इजराइल और फ़िलिस्तीन की कहानी सुनाने की बात की थी। और विशाल शर्मा ने तो ये लिखा था कि क्या ये मोसाद की फेलियर नहीं है। तो विशाल जी, मैंने ऑलरेडी पूरी कहानी में इसका जिक्र कर दिया। हाँ, इसके अलावा एक आज शबनम और खालिद, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।